बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। करंट इंडेक्स 44,490 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के आगाज पर मार्केट में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी के बायस मार्केट में मंदी देखी जा रही है। आज जो है मार्केट का जो आगाज है वो मंथली तकरीबन 800 पॉइंट से हुआ है। इसकी खास खबर ये है कि जो रशिया की जो सदर है पुतिन है, उन्होंने जो है जंग के ऑपरेशन का ऐलान किया। इसके बाद आलमी मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं, गोल्ड की प्राइसेस हैं, उसमें खातिर खां इजाफा देखा गया है। ब्रेंट 105 के तकरीबन $105 की बैरल पर बैरल के करीब है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल जितनी मार्केट्स है, एशियन मार्केट, एशियन स्टॉक मार्केट, यूएस और यूरोप मार्केट से तकरीबन काफी सब मंदी का शिकार है। करंट इंडेक्स 44,490 जबकि गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 45,132 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। रूस और यूक्रेन में जंग के बायस दुनिया भर की तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी मुतासिर हुई। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 863 पॉइंट्स से गिरकर 44,256 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होते देखा गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज, बताएगा इस वक्त स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट जो है वो माइनस हो चुके हैं और 100 इंडेक्स जो है वो 44,132 की सतह पर आ गया। आज सुबह से ही जब मार्केट ने आगाज लिया तो 800 से ज्यादा पॉइंट जो है वो नेगेटिव थे। मार्केट जो है वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो होने वाली कशीदगी है उसके ऊपर मार्केट दुनिया भर की जितना मार्केटों में इस वक्त शदीद मंदी देखी जा रही है, उसका रुझान भी जो है वो इसी तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी देखा जा रहा है। इस वक्त सरमायाकार जो है वो सरमाया को यानी कि शेयर्स को जो है वो बेचने को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे एक प्रेशर है और साथ साथ जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो मोहतात अंदाज अपनाए हुए हैं, जिसके बाद स्टॉक मार्केट जो है वो शदीद मंदी की तरफ जा रही है। अभी तक जिस तरीके से माहिरीन का यही कहना है, अगर ये कशीदगी बहाल रही और जो है इंटरनेशनली जो पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ये मार्केट के लिए अच्छे इशारे नहीं है। इस तरीके से मार्केट के ऊपर ये प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और ये मजीद आज का दिन जो है मजीद मार्केट जो है इसी तरीके से प्रेशर में नजर आएगी। जी ठीक है अयाज, आपका बहुत शुक्रिया। कराची पोर्ट 30 घंटे बाद मामूल पर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए बहरी अमूर और एहतजाजी माहिगीरों के दरमियान क्या मुआहदा हुआ? मुतालबात के हल के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। महमूद मौलवी ने माहिगीरों का मुतालबा सूबाई मामला करार दे दिया। इस हवाले से उनका क्या कहना था, जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जहां हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि एक ऐसा एहतजाज जिसने कराची पोर्ट को जो है 30 घंटे से ज़ायद बंद रखा, उसके बाद वज़ीर आज़म के मुशीर जो बहरी उमूर हैं महमूद मौलवी की जो फ्रंट पे आके उन्होंने काम किया, मुज़ाकरात किए जो कामयाब हुए, उसके अंदर क्या जो थी बातचीत हुई जो कि जिसके ऊपर माहिगीर जो है वो अपना एहतजाज ख़त्म करने पर राज़ी हुए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब से ही जानते हैं। महमूद साहब, क्या ऐसी बातें हुई जिन पे आपने उनको कन्वेंस कर लिया और वो एहतजाज ख़त्म हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, जो मेन बात हमारी उनसे ये हुई कि देखें, हमने उनसे ये कहा कि गवर्नमेंट किसी कॉस्ट पे ब्लैकमेल नहीं होगी और ना होना चाहिए, और ये जो नुकसान हो रहा है और बदनामी हो रही है, ये इस मुल्क की बदनामी है और आप लोग भी सब हुब्बे वतन लोग हैं और आप लोग नहीं चाहेंगे कि मुल्क की बदनामी और मुल्क का नुकसान हो। जब तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट बैठ के आपस में तय ना कर लें तो उसके ऊपर ना हम सिंध गवर्नमेंट को नाराज़ करना चाहेंगे, ना हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। हम चाहते हैं कि ये दोनों बैठ जाएं, दोनों फिशरमैन एसोसिएशन बैठ जाएं, फिशरमैन्स बैठ जाएं, इसके ऊपर जो है बैठ के एक ऐसा राय अमल हो जिसमें विन विन सिचुएशन दोनों ग्रुप्स के लिए हो। जैसे महमूद मौलवी साहब का यही कहना है कि कल जो मुज़ाकरात हुए इसमें 10 रुकनी कमेटी बनी जिसमें 5 हुकूमत की जानिब से और 5 माहिगीरों के लोग होंगे और वो खुद बैठ के उनके जो दरीना मसाइल हैं उसके ऊपर नज़रसानी की जाएगी और सूबों के दरमियान इसके अंदर जो है वो किरदार अदा करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं और किस हद तक जो है सूबे इजाज़त दें। ये सूबाई मामला है और ये इसको फेडरल जो है अपनी। जी ठीक है अयाज, आपका बहुत शुक्रिया।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जिला गरबी में बिजली की मुस्तकिल लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर है। गुज़श्ता साल लगाए गए सोलर सिस्टम की बैटरियां और तार चोरी हो गए, तब से सोलर सिस्टम भी बंद है और सुबह के औकात में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बनी हुई है। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बास से इस वक्त DHO ऑफिस गरबी में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ये वेस्ट बल्दिया टाउन के अंदर वाक़ है और यहाँ पर लोड शेडिंग की सूरत हाल ऐसी है कि बताया गया है कि तकरीबन 24 घंटों के दौरान 9 से 10 घंटे यहाँ पर बिजली का बहरान रहता है, जिसके बाइस जो ऑफिस वर्किंग का टाइम है उस वक्त में ज़्यादा वक्त में जो है वो बिजली नहीं होती। इसी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया गया था 18 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का, लेकिन जो मुकम्मल उसकी देखभाल ना होने के बाइस उसकी अमूमन जो बैटरियां थी वो चोरी कर ली गई। इसी तरीके से उसका जो तार था और जो दीगर सामान था वो ना चोरी किए जाने के बाइस सोलर सिस्टम भी अब इनका बंद हो चुका है, ऐसा कहना है यहाँ की इंतज़ामिया का। ताहम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि बिजली ना होने के बाइस अमूमन इनका काम डिस्टर्ब रहता था। ताहम अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो DHO हैं उनका कहना है कि दोबारा से उन सामान की ख़रीदारी की जाएगी और फिर दोबारा से जो सोलर सिस्टम है उसको बेहतर किया जाएगा, क्योंकि लोड शेडिंग इनका देरीना मसला था। काफ़ी अरसे से यहाँ पर बिजली का बहरान था, वो इसी तरीके से जारी था। ताहम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए दोबारा से जो 18 लाख रुपए से ज़ायद का सोलर सिस्टम यहाँ लगाया गया था, जिसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो चोरी कर ली गई हैं, उनको दोबारा से लगाने के बाद दोबारा से। जी ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। सेहत के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल गफूर शौरो का कहना है TB के मरीज़ के मुंह से निकलने वाले ज़रात से करीब मौजूद अफराद को TB होने का इम्कान है। ऐसे मरीज़ों को अपना मुकम्मल इलाज कराना चाहिए। उन्होंने ये बात हमारे नुमाइंदे वालिद रज़ा असवानी से गुफ्तगू में कही। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, कराची में TB का मर्ज़ भी तेज़ी से फैल रहा है, इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं और इसमें क्या लाए अमल करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे PMA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल गफूर शौरो साहब से। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि इसकी क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, उसका लाए अमल क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखनी चाहिए कि अलामात क्या हैं उसकी। बहुत सारे लोग जो है ना वो तकरीबन 2-2 हफ्ते तक खांसते रहते हैं और अब कहीं किसी डॉक्टर तक नहीं जाते हैं। आजकल कोरोना भी चल रहा है, उसके भी एक अलामात ये है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में ये होता है कि अगर आपको 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा खांसी रहे और कोई भी मेडिसिन असर न करे तो आप समझें कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, अपने डॉक्टर मुआलजे तक पहुँचें। और उसके बाद ये है कि वो TB का मरीज़ पॉजिटिव है, उसके जो बेसिला है वो निकलते रहते हैं, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो जैसे तरह हमारे मुंह से कोई ज़र्रात निकलते हैं वो जिस मरीज़ तक भी पहुंचेंगे तो उनको वो अफेक्ट करेंगे। ये भी रिसर्च ने बताया कि अगर 15 से आधा घंटा बंदा जो है ना मुसलसल बात कर रहा है और अगला जो है ना डिस्टेंस बहुत कम है तो उसको भी मुतासर कर सकता है। तो ये बहुत ख़तरनाक है और इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नेशनल TB प्रोग्राम के तहत बहुत सारे मेडिसिन फ्री जो है ना वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं और डॉक्टर्स जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पे फैमिली फिजिशियंस को ये प्रोग्राम दिया गया है कि वो इम्प्लीमेंट कराएं। तो ये बहुत अच्छा कदम है, लोगों को इस बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए कि बाकी बीमारियों के साथ ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत नुकसानदायक। बहुत शुक्रिया। ये थे PMA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल गफूर शौरो साहब, जो बता रहे थे कि TB एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इसका वाहिद इलाज, जहाँ इलाज आप कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ एहतियात भी लाज़िम है। जी ठीक है वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया। रवा माली साल 7 माह में हुकूमत ने 12 अरब 2 करोड़ डॉलर के कर्जे और ग्रांट लिए। हुकूमत ने ये कर्जे कमर्शियल बैंक्स, मल्टीलेटरल और मुख्तलिफ ममालिक से जुलाई 2021 से जनवरी 2022 के दौरान लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। रवा माली साल 7 माह की बात करें तो हुकूमत ने बैरवीनी कर्जे और ग्रांट की मद में तकरीबन 12 अरब 2 करोड़ रुपए के कर्जे ले लिए। ये दस्तावेज़ हमें मौसूल हुई है और उस दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत ने ये कर्जे कमर्शियल बैंक, मल्टीलेटरल और मुख्तलिफ ममालिक से जुलाई 2021 से जनवरी 2022 के दौरान लिए। ये 7 माह बनते हैं और इसमें बजट अहदाफ के मुताबिक इस मुद्दत में हुकूमत ने तकरीबन 14 अरब 8 करोड़ डॉलर का हदफ रखा था और 7 माह में मुख्तलिफ ममालिक से अब तक जो है 19 करोड़ 60 लाख डॉलर जो है वसूल किए जा चुके हैं। इसमें चीन से 10 करोड़ डॉलर भी
भी शामिल हैं। और फ्रांस से 73 लाख, जापान से 33 लाख डॉलर लिए गए, कोरिया से 33 लाख डॉलर लिए गए, जर्मनी से 1 करोड़ 22 लाख डॉलर लिए गए, बरतानिया से 1 करोड़ 45 लाख डॉलर लिए गए। इस दौरान जो है अगर देखा जाए सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की जो बड़ी रकम है वो भी मिली है, क्योंकि उससे आपके ज़खायर में इजाफा हुआ था। साथ ही 7 माह में हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से 2 अरब 62 करोड़ डॉलर के कर्जे लिए हैं, और इसमें अजमान बैंक से भी कर्जे लिए गए, मुख्तलिफ बैंक से गैर मुल्की उनसे पैसे लिए गए। और यहाँ पे देखा जाए तो अब तक उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 7 माह में तकरीबन जो है 12 अरब 2 करोड़ डॉलर के कर्जे लिए जा चुके हैं, जिसमें जो है 7 माह में जो है मुख्तलिफ यानी एशियाई तरक्याती बैंक और सऊदी अरब इन सबसे मिला के मजमूई तौर पर देखा जाए तो बड़ी अब अमाउंट जो है ली गई है। और अब ये कहा गया है कि 7 माह में हुकूमत ने जो है जो तरक्याती बैंक्स हैं उनसे 1 करोड़ 83 लाख डॉलर लिए हैं, और 7 माह के दौरान हुकूमत ने 2 अरब 4 करोड़ डॉलर बॉन्ड्स जारी किए हैं, और उससे जो है कर्जा लिया है। हुकूमत को 17 करोड़ 90 लाख डॉलर की ग्रांट जर्मनी, जापान, यूके, अमेरिका से और एशिया तरक्याती। ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। एक अच्छी खबर से आपको आगाह करें, खुसूसी अफराद के लिए शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म और डिसेबल सर्टिफिकेट बनाना अब मुश्किल ना रहा। फलाही अदारे नादरा और हुकूमत सिंध के इश्तराक से खुसूसी अफराद के घरों के करीब कैंप्स लगा दिए गए हैं, जहां मुख्तलिफ माजूरी में मुब्तला अफराद और बच्चों को नादरा के शनाख्ती कार्ड और डिसेबल सर्टिफिकेट बनाने की सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त में एक खुसूसी कैंप में मौजूद हूँ जो कि खुसूसी अफराद या फिर माजूर अफराद के लिए कायम किया गया है। ये 2 रोज़ा कैंप है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कैंप का बुनियादी मकसद ये है कि जो माजूर अफराद हैं या फिर मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ में मुब्तला जो अफराद हैं उनका यहाँ पे खुसूसी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो नाव PDP की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फातिमा जमील खान, इनसे जानते हैं कि ये जो आज का ये जो कैंप का इनेकाद है जो कि 2 रोज़ तक जारी रहेगा, इसका बुनियादी मकसद क्या है और नाव PDP जो है वो किस तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्पेशल शनाख्ती कार्ड का कैंप लगाया गया है, इसका मकसद बेसिकली ये है कि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 12 हफ्ते का प्रोसेस होता है जो एक दिन में कंप्लीट होता है अफराद बहा माजूरी के लिए। इसमें तमाम पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ केटर हो रहे हैं, विजुअल, हेयरिंग एंड स्पीच, फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध और नादरा दोनों हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं, और वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स और शनाख्ती कार्ड दोनों इस वक्त प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे। इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो नादरा वैन मौजूद है, और यहाँ पे इस वैन के ज़रिए से जो डिसेबल आने वाले अफराद हैं उनके लिए जो है वो शनाख्ती कार्ड नादरा का और नादरा का जो डिसेबलमेंट सर्टिफिकेट है उसके हुसूल को जो है वो आसान बनाया जा रहा है। और जी ठीक है वसीमा, आपका बहुत शुक्रिया। जालों की लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च को पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े अवामी मार्च होने का दावा कर दिया है। सिटी 21 के नुमाइंदे मुमताज़ जुमारी से खुसूसी गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। जी देखिए, पीपल्स पार्टी की जानब से कराची से इस्लामाबाद 27 मार्च को जो होने वाला मार्च है उसकी तैयारियां भरपूर ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या तैयारियां हैं और क्या समझते हैं कि इस मार्च से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। ये अवामी मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने निकालने का मकसद ही ये है कि जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो पेट्रोल की, गैस की, बिजली की, हर चीज़ों की कीमतों में जो रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, आटा, चीनी, सब चीज़ों में, तो इसमें ये हुकूमत की नाअहली की वजह से जो सारी ये इस वक्त मुल्क में हालत पैदा की गई है उसके ख़िलाफ़ ये अवामी मार्च है। और इंशाल्लाह इस मार्च में आवाम को खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि जो नाअहल हुक्मरान आपके ऊपर थोपे गए हैं उन नाअहलों से जान छुड़ाने का मकसद ही है कि अगर आवाम इस मार्च को भरपूर तरीके से कामयाब करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान जाएगा, और इमरान खान जाएगा तो मुल्क की मईशत की हालत बेहतर होगी। अच्छा सर, आप अपने हल्के से कितने लोग निकालेंगे, क्या उम्मीद है लोगों में से? देखिए जी, बात हल्के की नहीं, ये पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे। पूरा पाकिस्तान में आपको लाखों लोग सड़कों में नज़र आएंगे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा मार्च कभी नहीं हुआ होगा, जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में रात को ठहरेगा। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है वो कूच करते जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अनोखा मार्च होगा, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस तरह का मार्च, जो तारीखी मार्च होगा, ऐसा पाकिस्तान हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, शर्जील इनाम मेमन का यही कहना है कि ये जो मार्च होगा इसमें लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे, और मौजूदा हुकूमत को गिराकर जो है महंगाई और मईशत की जो तबाही हुई है। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। रूस और यूक्रेन जंग के बायस आलमी मार्केट में सोना भी महंगा हो गया।
عالمی مارکیٹ میں سونا 9 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ایک دن میں عالمی مارکیٹ میں سونا 35.60 ڈالر فی اونس مہنگا ہو گیا ہے۔ روس اور یوکرین جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں سونا بھی مہنگا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا 9 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایک دن میں عالمی مارکیٹ میں سونا 35.60 ڈالر فی اونس مہنگا ہو گیا ہے۔ روس اور یوکرین جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں سونا بھی مہنگا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا 9 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ایک دن میں عالمی مارکیٹ میں سونا 35.60 ڈالر فی اونس مہنگا ہو گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جہانگیر پارک کے KMC ملازمین کو متبادل کوارٹرز دینے کے کیس کی سماعت کے دوران عدالت ڈائریکٹر ایکوموڈیشن پر سخت برہم ہو گئی۔ آپ ہی کے ملازمین ہیں، 6-7 سال سے دربدر ہیں، جائیں متبادل کوارٹرز فراہم کریں اور قبضے کرنے والوں کے خلاف بھی اقدامات کریں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بلال احمد سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی، جہانگیر پارک کے متاثرین کا یہ کیس ہے جس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کی ہے۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس راشدہ اسد 2 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ دوران سماعت ڈائریکٹر KMC اکوموڈیشن عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ متبادل مکینوں کو کوارٹرز دینے ہیں اور کرنگی میں یہ کوارٹرز دیے گئے تھے، لیکن وہاں پر قبضہ ہے۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے بھی عدالت میں یہی موقف اختیار کیا کہ جہانگیر پارک کو جب بحالی کا فیصلہ کیا گیا تو وہاں پر KMC کے کوارٹرز سے اور ان کوارٹرز کو ختم کر کے وہاں جو مکین تھے ان کو کرنگی میں آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن کرنگی میں جو سرکاری کوارٹرز ہیں ان پر پہلے ہی قبضے ہو چکے ہیں۔ عدالت نے یہ اپنی آبزرویشن میں یہ قرار دیا کہ 6 سے 7 سال بیت چکے ہیں۔ KMC کے اپنے ہی ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں جو کہ در بدر اور ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، لیکن KMC ان کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہا۔ دوران سماعت ڈائریکٹر اکوموڈیشن نے عدالت کو بتایا کہ متبادل کوارٹرز فراہم کرنے کے سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن کرنگی میں جو قبضے ہو چکے ہیں ان پر قبضہ برقرار ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ ذمہ داری آپ کی یعنی کہ KMC کی ہے۔ آپ تمام تر جو قبضے ہیں ان کو ختم کرائیں اور جن سرکاری ملازمین نے یہ قبضے کر رکھے ہیں ان کے خلاف بھی عملی طور پر اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے ڈائریکٹر اکوموڈیشن KMC کو 15 روز کی مہلت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو کوارٹرز جن ملازمین کو دیے جانے ہیں 15 روز کے اندر یہ عمل مکمل کیا جائے اور آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے عزیز آباد بلاک 2 میں غیر قانونی پوشن سے متعلق درخواست پر SBC حکام کو غیر قانونی پوشنز کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ میں عزیز آباد بلاک 2 میں غیر قانونی پوشن سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ عزیز آباد بلاک نمبر 2 میں FB ایریا بلاک پورشنز بنائے جا رہے ہیں۔ 120 گز پر پورشنز کے خلاف قانون ہے۔ SBC شکایت کی مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ عدالت نے DG SBC اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے SBC حکام کو غیر قانونی پورشنز کے خلاف فوری کارروائی کر کے عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ روس کا یوکرین پر حملہ، خام تیل کی قیمت میں تیزی۔ خام تیل 2014 کے بعد $100 فی بیرل کے قریب پہنچ گیا۔ روس نے یوکرین میں اپنی فوجیں بھیج دیں۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے یورپ میں جنگ ممالک توانائی کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ روس نے جو یوکرین پر حملہ کر دیا، حملے کے بعد عالمی مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ عالمی بازار میں خام تیل 2014 کے بعد $100 فی بیرل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس نے جو یوکرین میں اپنی فوجیں بھیج دی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یورپ میں جو ہے جنگی عالمی توانائی کی سپلائی کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے ایک دن میں جو خام تیل کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہو گیا اور $101 فی بیرل تک پہنچ گیا تھا اور لندن برینٹ آئل کی قیمت 2014 کے بعد بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے اور ایک ہی دن میں جو لندن برینٹ ہے $5.12 مہنگا ہو چکا ہے اور یہاں پہ کہا ہے کہ اس کے بعد جو درآمدی خام تیل کے ممالک ان کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ اور جیسے کہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا جو ہے خام تیل مہنگا ہونے سے جو ہے آپ کا درآمدی بل بڑھے گا، جس سے روپے پہ دباؤ آئے گا اور سب سے بڑی بات کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔
IOBM کے تحت کریئر فیئر 2022 کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ ملازمتوں کے لیے کریئر فیئر میں براہ راست اندراج کرا سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زبیر راشد سے۔ جی زبیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی یقیناً اس وقت میں موجود ہوں IOBM مطلب کہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں، اور آج انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے زیر اہتمام آج یہاں پر جو ہے ایک کریئر فیئر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ 2022 کریئر فیئر کا اہتمام یہاں پر کیا گیا ہے، اور یہاں پر 70 کے قریب جو ہے 65 سے زائد اور 70 کے قریب یہاں پر مختلف کمپنیز نے یہاں پر اپنے اسٹالز لگائے ہیں، جس میں IT کی فیلڈ سے وابستہ کمپنیز یہاں پر ہمیں دیکھنے کو نظر آئی ہیں، ایگریکلچر سے وابستہ کمپنیز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نظر آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن اور سافٹ ویئر انجینئرنگ اور فارمیٹیکل ڈپارٹ سے یہاں پر ہمیں کافی کمپنیز جو ہیں دیکھنے کو نظر آئی ہیں، اور یہاں پر طلبہ و طالبات کی جانب سے کافی بڑی تعداد میں شرکت کی جا رہی ہے۔ IOBM کی جانب سے ایک بہترین اقدام اٹھایا گیا کریئر فیئر کا۔ یہاں پر نہ کہ صرف یہ جو کمپنیز ہیں اچھے طالب علموں کو حاصل کر سکتی ہیں، ان کو جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتی ہیں، بلکہ ان طالب علموں کے لیے یہ موقع بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے کہ وہ تمام تر طالب علم جو حصول علم کی تلاش میں یونیورسٹی آتے ہیں تو ان کو بھی جاب کے مواقع یہاں پر دیے جا رہے ہیں، وہ جاب اپرچونیٹیز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 1-on-1 یہاں پر CVs دی جا رہی ہیں، انٹرویوز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ایگزیبیشن میں تمام تر یونیورسٹی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جانب سے تمام تر طالبہ و طالبات کی جانب سے یہاں پر شرکت کی گئی ہے۔ 1-on-1 یہاں پر انٹرویوز لیے جا رہے ہیں۔ تاہم یہ ایگزیبیشن کا جی ٹھیک ہے زبیر، آپ کا بہت شکریہ۔ عثمانیہ کالج ناظم آباد نے سندھ کالج گیمز انٹر ڈسٹرکٹ کالج ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ فائنل میں نارتھ ناظم آباد بلاک M کالج کو شکست ہوئی۔ KHA اسپورٹس کمپلیکس گلشن اقبال میں عثمانیہ کالج اور بلاک M نارتھ ناظم آباد کے درمیان کھیلا گیا فائنل دلچسپ اور سنسنی خیز ثابت ہوا۔ مقررہ وقت میں میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ پینلٹی اسٹروک پر HI عثمانیہ کالج نے کامیابی حاصل کی۔ اوورآل اچھا میچ رہا۔ آبویسلی وہ ٹیم بھی مطلب اتنی زیادہ ویک نہیں تھی، اچھی ٹرائز بھی پڑی تھی فیلڈ میں بھی، اور اسٹروک کے اندر آبویسلی گول کیپر کے اوپر تو ہمیشہ اسٹروکس پہ پریشر ہوتا ہے، تو ویسے ہی میرے اوپر بھی کافی تھا، بھلے جونیئرز ہو یا سینئرز ہو، آگے پریشر تو ہوتا ہے۔ ایسی اپرچونیٹیز ہمیں ملنی چاہیے جس سے لڑکیاں آگے نکلیں اور ایک بار پھر مطلب کہ ہاکی ریوائول ہو۔ فاتح ٹیم کی کوچ بطول کاظم پر عزم نظر آئیں، کہا ٹیم پلاننگ اور کوارڈینیشن جیت کی وجہ بنی، یہی اسپرٹ رہی تو انٹر ریجن مقابلوں میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ الحمدللہ کافی ٹف میچ رہا، لیکن بچوں نے پھر یہ ہے کہ ہم نے پینلٹی اسٹروک پہ جا کے ہم نے جیت لیا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایفرٹ تو اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کو کیمپ وغیرہ اور ٹریننگ بچوں کو کروانی پڑیں گی۔ کووڈ کے بعد کافی ٹائم بعد ایک تو ہم نے اسپورٹس اسٹارٹ کرو بھی، ہاکی کو اتنا ایزی گیم تو ہے نہیں، اس کے لیے جب تک ٹریننگ کے ساتھ فٹنس کے ساتھ ڈائٹ اور ہر چیز جب تک انکلوڈ نہیں ہوتی تو آپ وکٹری امپاسبل ہی سمجھ لیں۔ اس سے قبل HI عثمانیہ گورنمنٹ گرلز کالج نے ضلع وسطی کے ہاکی مقابلوں میں بھی کامیابی حاصل کی تھی۔ آخر میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ جاوید اقبال، City 21۔ City 21 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے City 21۔